गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिस्ट्री और अपने लेसन 3 को देख रहे हैं। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं नासीवाद एवं हिटलर के उदय के समझ रहे हैं। इससे पहले हम लोग ने नासीवाद के ओवरव्यू को देखा और उसके बाद हम लोगों ने जाना कि हिटलर का उदय कैसे होता है, इसको भी समझा। आज के वीडियो में कल से जहाँ तक हम लोगों को छोड़ा है उससे आगे रहेंगे। कल हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में कहाँ ख़त्म किया था कि 1939 में हिटलर ने क्या किया, पोलैंड पे अपना आधिपत्य कर लिया। और मैंने क्या बताया कि इस आधिपत्य का क्या परिणाम हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का स्टार्टिंग हो गया 1940 के अंत तक। हिटलर जो था अपनी ताकत के शिखर पर था। इस समय हिटलर जो था एकदम चरम पे था उसकी ताकत। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान क्या किया, पूर्वी यूरोप को जीतने का योजना बनाई, दीर्घकालीन योजना बनाई। वो क्या चाहता था कि लिविंग स्पेस को बढ़ाया जाए, ठीक है। उसके लिए संसाधन, जर्मन जनता के लिए संसाधन रहने की जगह लिविंग स्पेस को बढ़ाना उसका क्या था, टारगेट था। और इसके लिए वो क्या चाह रहा था, साम्राज्य विस्तार की नीति को अपना रहा था। इसी साम्राज्य विस्तार नीति के तहत ही हिटलर ने एक बेवकूफ़ी वाली हरकत कर डाली और उसने क्या किया, जून 1941 में क्या किया, रसिया पे अटैक कर दिया। 1940 में सोवियत संघ जो था 1941 में जून में क्या किया करता है, वो रशिया पे अटैक कर देता है, सोवियत संघ पे। और ये हिटलर का सबसे बड़ा ऐतिहासिक बेवकूफ़ीनामा हरकत था, क्योंकि इस आक्रमण के समय में उससे तो आइडिया नहीं था कि हमने जिस पे आक्रमण किया वो कितना शक्तिशाली है, ठीक है। रशिया काफी शक्तिशाली था। इस आक्रमण में से जर्मन पश्चिमी मोर्चे पे ब्रिटिश वायुसैनिक से भी उसके भी बमबारी की चपेट में आ गया। साथ ही साथ सोवियत सेवा संघ ने भी क्या किया, जर्मनियों को क्या चबा दिया, नाकुचने चना चबा दिया। तो सोवियत पे हमला करना सबसे बड़ी भूल इसकी। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राड में जर्मन सेना के घुटने टेकने के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। और जितना जर्मन सेना पीछे हट रही थी, रशियन जो सेना था वो उसका पीछा करते जा रही थी। और समूचे पूर्वी यूरोप पे जो सोवियत वर्चस्व था वो क्या हो गया, स्थापित हो गया। यहाँ तक तो हम लोगों ने देखा कि जर्मनी का कैसे बैकफुट में आते हैं, उसको देखा। अब हम इस युद्ध में एक और महाशक्ति की बात करेंगे। रशिया तो महाशक्ति के रूप में उभर ही रहा है, इसी युद्ध में एक महाशक्ति के रूप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और एक कंट्री उभरता है जिसका नाम है अमेरिका। अमेरिका अभी तक अपने आप को किसी युद्ध में फंसाने में तैयार नहीं था, लगातार इस युद्ध से बच रहा था। लेकिन अमेरिका पहले विश्व युद्ध में जो कुछ हुआ था उसके बाद अपने आप को पीछे ही रखा हुआ था। लेकिन एक घटना उसको भी प्रोवोक की, जैसे भी हमने बात किया कि जर्मन की थी बेवकूफ़ी का ना हरकत की वजह से वो क्या हो गया, युद्ध में बैकफुट पे आ गया। वैसे ही जापान के बेवकूफ़ी नामा हरकत से क्या हो गया, जापान भी बेवकूफ़ी थी बैकफुट पे आ जाता है। उसने भी क्या किया, जब जापान ने हिटलर का समर्थन दिया तो उसने क्या किया, अमेरिकन सेना अमेरिकन पोर्ट जो थे पर्ल हार्बर ठिकानों पे क्या किया, अपना आधिपत्य कर लिया, बमबारी का निशाना बनाया। तो अमेरिकी जो सेना थी, अमेरिकी सेना भी क्या हो गई, अब दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गई। और अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध कूदने के साथ ही क्या हो गया, 1945 में मई 1945 में हिटलर की पराजय होती है। और जापान में भी हिरोशिमा नागासाकी में क्या किया जाता है, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाता है, जिसके कारण जापान को भी पीछे हटना पड़ता है, आत्मसमर्पण करना पड़ता है। जापान पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। तो ये तो था दूसरे विश्व युद्ध का परिणाम। दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरा के बाद अब हम लोग समझ चुके होंगे कि हेलमुट, जो स्टार्टिंग में हम लोग कहानी सुन रहे थे कि हेलमुट के पिता ने आखिर आत्महत्या क्यों की। तो अब निष्कर्ष तो हम लोग को निकल ही रहा है कि हेलमुट भी इन्हीं नाजी सेनाओं में सैनिकों में से एक था। और मजबूरन जब पराजित कंट्री की हार हो जाती है तो तकरीबन वो ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं ताकि वो गुलाम ना बना लिया जाए।
तो इस युद्ध के दौरान भी हम लोगों ने देखा नासियों के साथ क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि वर्ल्ड परिप्रेक्ष्य में, विश्व परिप्रेक्ष्य में नासियों का बारे में लोग क्या थिंकिंग रखते हैं, विश्व दृष्टिकोण में नासियों का बारे में लोग क्या सोचते हैं, उसको समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। नासियों ने अपराध किए, वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित था। अभी तक तुम लोगों ने देखा कि वो लिविंग स्पेस बढ़ाने के लिए वर्ल्ड वॉर चाह रहा था, हिटलर ने देखा, लेकिन केवल यहाँ हिटलर के काम हम लोग क्या पाते हैं, समाप्त नहीं पाते हैं। उसका काम केवल यहीं तक में सीमित नहीं है, उसका विश्व दृष्टिकोण में क्या परिप्रेक्ष्य है, लोग किस तरह से देखते हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो नासी विचारधारा जो था हिटलर के विश्व दृष्टिकोण में एक पर्यायवाची विचारधारा था। अगर हिटलर है मतलब वो क्या पर्यायवाची है, नासी विचारधारा का। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी सीमाओं को बराबरी का हक नहीं था। मतलब कि नासी जो थे वो अपने आप को क्या समझते थे, अदर कम्युनिटी से सुपेरियर समझते थे, और वे जो थे नस्ल आधार भेदभाव से क्या थे, पीड़ित थे। नस्ल भेदभाव मतलब रंग के आधार पे, चेहरे, भौगोलिक चेहरे काठी के आधार पे क्या करते थे, भेदभाव करते थे। उनके नजरिए में जो ब्लॉन्ड नीली आंख वाले हैं, नॉर्डिक जर्मन आर्य लोग हैं, वही लोग क्या हैं, शुद्ध हैं, प्योर है, ठीक है। और बाकी लोग जो है क्या है, अवांछित हैं, यानी कि उन्हें समाज में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनके श्रेणी में सबसे नंबर 1 पे कौन था, यहूदी, जो सबसे निचली पायदान के लोग थे, जिन्हें समाज में अवांछित कहा गया। सबसे उच्च पायदान पे लोग कौन थे, जर्मन आर्य, जो विश्व पे राज करेंगे, और यहूदी जो थे सबसे निचली पायदान पे थे, ये क्या थे, अवांछित थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्य का कट्टर शत्रु माना गया था, और बाकी तमाम समाजों को उनकी बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों से क्या माना गया, अलग माना गया था। हिटलर जो था वो दो सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत थ्योरिक थे, यानी कि डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर, इससे काफी एडवायर था। जो डार्विन का सिद्धांत था और डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो था कि प्रकृति कैसे चयन करता है, उससे काफी एडमायर था। और दूसरा हर्बर्ट स्पेंसर का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, समाज में वही जिंदा रहेगा, जिंदा रहने का अधिकार जो प्रजाति टिकेगा, समाज में, पर्यावरण में टिकेगा। इस सिद्धांत थ्योरी से वो काफी एडमायर था, इसलिए वो इस नस्लवादी विचारधारा को अपनाए हुए था। उसका मानना था कि समाज में उसी व्यक्ति को जिंदा रहने का अधिकार है जो प्रजाति उच्च कुल का होगा, जो विशुद्ध क्या होगा, समाज में क्या हो रहा है, आर्य रहे या उच्च कुल क्या रहे। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर या हम डार्विन की, चार्ल्स डार्विन की जो बात कर रहे हैं, उनका कोई थ्योरी मानव के प्रति नहीं था। उनका मेनली थ्योरी जो था वो प्रकृति, नेचर पे था। वो किसी मतलब समाज में खत्म करना है उन लोगों को, मानव का अधिकार, मतलब मानव को ये करना है, कत्ल करना है, इस तरह के थ्योरी के पे नहीं थे। वो अपनी जो थ्योरी दी हैं वो मेनली प्रकृति पे ही बेस्ड दिए थे, लेकिन हिटलर ने उसे दूसरे ढंग से मॉडिफाइड रूप से लिया, और जिंदा वही बचेगा जो योग होगा, सबसे योग होगा, उस थ्योरी को, सिद्धांत को ही मानव के रूप में बदल दिया। और उसने एक नस्लवादी सिद्धांत को अपनाया। नस्ल जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल कुल का रहेगा वही समाज में जीवित रहेगा, इस तरह की फीलिंग को अपनाया। लेकिन नस्लवादी विचार को और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों को क्या ठहराया, सही ठहराया। डार्विन कुछ और बोल रहा है और हिटलर कुछ और अर्थ निकाल के मॉडिफाइड कर रहे हैं, ठीक है। और उसे अपनी शुद्धता बनाए रखने के लिए, ताकत हासिल करने के लिए दुनिया का वर्चस्व कायम करना होगा, ऐसा सिद्धांत हिटलर ने डार्विन के आधार पर, जैसा उसका कहना था, मानना था
कि हम डार्विन के थ्योरी को फॉलो अप कर रहे हैं या हर्बर्ट स्पेंसर के थ्योरी को फॉलो अप कर रहे हैं। हिटलर जो था वो क्या मानता था कि अपने लोगों को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों में हमें क्या करना पड़ेगा, कब्जा करना पड़ेगा, लिविंग स्पेस बढ़ाना होगा, तभी हम अपने लोगों को क्या कर सकेंगे, सरवाइव रख सकेंगे, बचा सकेंगे। और उन्हें मातृ देश का क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल का विस्तार करना पड़ेगा और लोगों को वहां बचाना पड़ेगा। जो बसने वाले अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखेंगे उन्हीं को वहां जीवित रहने का अधिकार होगा, और जो नहीं रखेंगे उन्हें क्या होगा, जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। तो इस तरह के थिंकिंग हिटलर का। पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं को क्या करना चाहता था, फैलाना चाहता था, ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से क्या किया जाए, एक जगह इकट्ठा किया जाए। पोलैंड पे जो उसने अधिकार किया वो इसी का देन था। हिटलर ने नस्लवादी की स्थापना की। उसका तो मेनली थिंकिंग वही था कि नस्ल भेदवाद पे स्थापना करना है। जो जर्मन नॉर्डिक जर्मन है, नीली आंख वाले हैं, आर्य हैं, वही सरवाइव करेंगे। सत्ता में पहुंचते ही नासियों ने शुद्ध जर्मनी की विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना की। जो मैंने स्टार्टिंग से बताया कि जो शुद्ध जर्मन है वही क्या करेंगे, जीवित रहेंगे। सबसे पहले उसने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना चाहा जिन्हें वे अवांछित मानते हैं। अवांछित किन लोगों को मान रहे थे? सबसे पहले हिट लिस्ट में उनका अवांछित में कौन था? यहूदी था। इसके अलावा जिप्सी थे, है ना। तो वैसे अवांछित लोग जो शुद्ध नस्ल वाले नहीं है, स्वार्थ नॉर्डिक आर्य नहीं है, तो समाज में नहीं उन्हें टिकना चाहिए। और उनकी नजर में केवल वैसे ही लोग वांछित होंगे जो आर्य होंगे। केवल ये लोग ही तरक्की कर सकते हैं, वंश विस्तार कर सकते हैं, बाकी लोग को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा किसका मानना था? ऐसा मानना नासियों का था। और इसी नासी अशुद्ध या असामान्य मान्यताओं के कारण उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट चलाया, यूथेनेसिया, दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत। उसने बाकी नासी अफसरों के साथ मिलकर, जिसमें हेलमुट के पिता भी शामिल थे, जो अवांछित लोग हैं उनको क्या कर देना है, जर्मनों को मौत के घाट उतार देना है। ठीक है। तो हेलमुट भी नासी थे, इसलिए हेलमुट के पिता भी नासी थे, इसलिए उसने भी बहुत सारे ऐसे अवांछित जर्मनों को क्या कर दिया, यूथेनेसिया दे दिया, दया मृत्यु दे दिया। केवल यहूदी ही अवांछित ही नहीं थे, बल्कि और भी कुछ लोग जो थे वो क्या थे, अवांछित थे। जर्मनी में रहने वाले जिप्सी, अश्वेत, ये लोग भी जो थे जर्मन नागरिकता से क्या कर ली गई, छीन ली गई और इन्हें देश से निकाल भी दिया गया। जब जर्मनी ने पोलैंड से और रूस के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थिति का सामना करना पड़ गया। वहां के लोगों को गुलाम बनाया गया, ज्यादा से ज्यादा काम करवाया गया। कुछ लोग तो वहां गुलामी में काम के तले और भूख से क्या हो गए, दम तोड़ दिए। नासी जर्मन में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नासियों के मन में काफी दुश्मनी थी। इस दुश्मनी के पीछे एक रीजन और था, क्योंकि जो आर्य जर्मन थे उनका मानना था कि यही यहूदी जो है उनके गॉड लॉर्ड जीसस को क्या करते हैं, फांसी पे चढ़ाते हैं। यहूदी उनको मानना था, जर्मन का मानना था कि यहूदी ने ही उनको क्या किया है, यीशु को मारा है। इसीलिए सबसे बड़े दुश्मन उनके कौन है, यहूदी हैं। और समाज से, दुनिया से किसको खत्म करना है, यहूदी को खत्म करना है। वो ईसाइयों के क्या है, कट्टर दुश्मन है। यहूदी केवल समाज में क्या काम करेंगे, उनको जमीन खरीदने का या मालिकाना अधिकार रखने का कोई अधिकार नहीं है। वो केवल क्या काम कर सकते हैं, वो व्यापार का काम कर सकते हैं, है ना, या छोटे मोटे व्यापार या धन उधार लेने का काम, उधार देने का धंधा कर सकते हैं। यही दो काम कर सकते हैं, लेकिन जमीन वो वहां पे अपना खरीद नहीं सकते हैं। यहूदी आदतन क्या है, हत्यारे हैं और क्या है, सूदखोर है। ऐसा किसका माना था, नासियों का माना था। इसलिए समाज में वे टिकने, जीवित रहने का क्या है, अधिकारी नहीं है, ऐसा उनका माना था। इसलिए नासियों ने क्या किया, इन्हें समाज से अलग थलग कर दिया। इस वर्ड को क्या कहा गया,
घेटो। जो उनकी सोसाइटी बसाई गई अलग से, उसको क्या बोला गया? घेटो, घेटोलाइजेशन। ठीक है, घेटो, घेटो यानी दड़ाब कर दिया गया। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उसका सफाया क्या करते थे। उनके मन में मेनली वहीं से मनमुटाव चल रहा था। उनको लगता था कि यहूदियों ने ही उनके गॉड यीशु का हत्या किया है, इसलिए वो ईसाइयों के क्या हैं? दुश्मन है, शत्रु हैं। इसलिए नासी का जब उदय हुआ तो उनको लगा कि हमें क्या करना चाहिए, जितने भी यहूदी हैं विश्व में उसका क्या करना चाहिए? सफाया करना चाहिए। और कुछ जो आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदी ने क्या किया? घबराहट में ईसाई धर्म अपना लिया और जानबूझ के समझ के जर्मन संस्कृति भी अपनाया। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा यहीं शांत नहीं हुई। इतना करने के बाद भी उसके मन में जो वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित जो तत्व चल रहा था वो माफ करने वाला उन लोग के लिए नहीं था। वो क्या चाह रहा था? हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था। वो क्या था? पूरी तरह से यहूदी को क्या करना है? साफ कर देना है। जबकि कुछ यहूदी ने क्या कर लिया था? ईसाईयत अपना ली थी, इसके अलावा जर्मन संस्कृति को भी अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन बावजूद हिटलर उनको क्या करना चाहता था, क्योंकि वो जन्म से क्या है? यहूदी हैं, इसलिए उनका क्या करना है? समाज में पूरी तरह से क्या कर देना है? सफाया कर देना है। सन 1933 से 38 का काल नासियों ने 1933 से 38 के काल में नासियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया और उसे दरिद्र करके आजीविका से भी क्या कर दिया? साधनों से छीन लिया। ठीक है, और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर दिया। अलग थलग समाज से अलग कर देना, ये वर्ड को मैंने पहले बताया। इसे क्या बोल रहे हैं? घेटो, घेटोलाइजेशन कर दिया गया। 1939 और 45 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा कर लिया गया। ठीक है, और अंततः पोलैंड में बनाए गए एक गैस चेम्बर, पोलैंड में जो जिसपे अपना आधिपत्य कर लिया था उसने क्या बनाया? वहां पे एक गैस चेम्बर बनाया और वहां ले जाकर क्या कर दिया गया? मार देने की रणनीति बनाई गई। इस गैस चेम्बर में यहूदियों को ले जाया जाता था, कमरा को बंद कर दिया जाता था, वहां किसी प्रकार का कोई वेंटिलेशन भी नहीं होता था और गैस को ऑन कर दिया जाता था। इस तरह की मृत्यु यहूदियों के साथ नासियों ने दिया। तो ये बहुत ही क्या था? कष्टमय कार्य था। फलस्वरूप जब जर्मनी की पराजय होती है द्वितीय विश्व युद्ध में, तो नासियों ने भी क्या किया? आत्महत्या करना स्टार्ट कर दिया। हेलमुट की स्टोरी भी इसी का देन है। इवन हमारे जो हिटलर है उसके प्रचार मंत्री है, उसने भी क्या किया? एक बंकर में खुद जाके क्या कर लेता है? वो सुसाइड कर लेता है, क्योंकि उसको अंदेशा था कि उसके साथ भी वही होने वाला है जो अब तक हिटलर ने बाकियों के साथ किया है। हिटलर जो था एक नस्ली कल्पना लोक को बनाना चाहता था, यानी यूटोपिया, एक ऐसा विश्व बनाना चाहता था युद्ध में सारे नासी और जो ये थे कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोक के आदर्श में जी रहे थे। मतलब समाज में कौन रहेगा? केवल जो उच्च कुल के आर्य होंगे, नॉर्डिक्स होंगे, नीली आंख वाले होंगे, वही रहेंगे। बाकियों को क्या कर दिया जाएगा? जनसंहार कर दिया जाएगा। सिक्के के दो पहलू होते हैं। पराजित पोलैंड को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था। पश्चिम पोलैंड में ज्यादा हिस्से जर्मनी में मिला लिया गया था। ठीक है, लेकिन जब पोलैंड से आगे ये रशिया की तरफ मूव करता है तो जर्मनी का हालत क्या होता है? उसे खुद मुंह की खानी पड़ती है। और जैसे लोग विश्व की कल्पना कर रहे थे, आर्य समाज बनाने की कल्पना कर रहे थे, उसका ठीक उल्टा होता है। अभी तक क्या कर रहे थे? जो पोलैंड के बच्चे थे, नागरिक थे, जो आर्य जैसे लगते थे, उनके बच्चों को भी छीन के क्या किया जाता था? उनका नस्ल टेस्ट करवाया जाता था। अगर वो आर्य निकलते थे तो जर्मन परिवार को दे दिया जाता था पालने के लिए। अगर वो आर्य नहीं निकलते थे तो क्या किया जाता था? उन्हें अनाथालय में छोड़ दिया जाता था या मार भी दिया जाता था। या फिर एक स्टेट, छोटा सा स्टेट पोलैंड का, जिसका नाम था जनरल गवर्नमेंट, उसके कुछ भाग में घेटो जैसा गैस चेम्बर बनाया गया था। एक गैस चेम्बर घेटो, जिसमें इन लोगों को ले जाकर यहूदियों को बड़े पैमाने पे क्या किया जाता था? ठूस दिया जाता था और मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो ये तो था हिटलर का निर्मम हत्या, मौत का सिलसिला।
और इसका परिणाम हम लोग ने अंत में क्या देखते हैं कि हिटलर के साथ भी खुद वैसा ही होता है जो अभी तक वो विश्व के साथ करते आ रहा था, यानी कि यहूदियों के साथ करते आ रहा था, या जो भी नस्ल के उसके दुश्मन थे उसके साथ करते आ रहा था, उसके साथ भी वैसा ही बुरा हश्र होता है। इससे आगे हम लोग बात करेंगे नासी जर्मनी में युवाओं की स्थिति कैसी थी, या विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का क्या हाल होता है, उसके परिणाम क्या होते हैं, इसको जानेंगे। लेकिन ये सारी बातें हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच।